दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीएसटी से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक्चुअली आज हम जीएसटी के जिस प्रोविज़न के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसे आप एक प्रकार से एनोमली कह सकते हैं, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है और इस संबंध में लिटिगेशन भी इंक्रीज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मुद्दा है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड आईटीसी का, यानी आईटीसी जो आपने 3B में रॉन्गली एंटर तो कर दी लेकिन अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज नहीं की और वो आईटीसी आपके ई क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज्ड ही पड़ी रही। यदि आपने 2017 में ट्रांस 1 फॉर्म के थ्रू वेट रेजिम के अंतर्गत कैरी फॉरवर्ड की गई इनपुट को एसजीएसटी हेड में क्लेम किया था और बाद में वेट असेसमेंट ऑर्डर द्वारा उस कैरिड फॉरवर्ड इनपुट को नलीफाई कर दिया गया हो, तो ऐसे में आपने जो इनपुट एसजीएसटी हेड में ली थी वह रॉन्गली अवेल्ड मानी जाएगी। अगर इस इनपुट को आपने आउटवर्ड सप्लाई के लिए सेट ऑफ यानी यूटिलाइज कर लिया है तो इस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा और साथ ही पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन अगर इस इनपुट को आपने यूटिलाइज नहीं किया तो इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है और यदि हाँ तो सेक्शन 73 में या 74 में। सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस अलग अलग हैं। 73 के प्रोविजंस नॉन फ्रॉड केसेस और 74 के प्रोविजंस फ्रॉड केसेस में एप्लीकेबल होते हैं। अब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ऐसे केसेस में जहां पर आईटीसी अनयूटिलाइज्ड हो और उसे बाद में रिवर्स किया जाता है तो ये किसी भी प्रकार से सेक्शन 74 के अंतर्गत फ्रॉड का केस नहीं बनता, स्पेशली उन केसेस में जहां पर बोनाफाइड बिलीफ के अंदर वेट रेजिम से कैरी फॉरवर्ड आईटीसी को एसजीएसटी एक्ट में क्लेम किया गया हो और बाद में वेट असेसमेंट ऑर्डर में आईटीसी नलीफाई कर दी गई हो। अब यहाँ पर एनोमली ये भी है कि जहाँ रेट्रोस्पेक्टिवली सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में अमेंडमेंट करके आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड को बाद में रिवर्स करने पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है, वहीं सेक्शन 73 और 74 में इस बारे में कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से आईटीसी रॉन्गली अवेल करने पर भी पेनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। जबकि होना ये चाहिए कि सेक्शन 73 और 74 में भी कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट द्वारा पेनल्टी केवल उन्हीं केसेस में लगाई जाए जहां पर आईटीसी को रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज दोनों किया गया हो। वैसे भी आईटीसी को अगर आउटवर्ड लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज ही नहीं किया गया है तो रेवेन्यू को किसी भी प्रकार से नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे केसेस में टैक्स पेयर को पनिश करना ही जरूरी हो ताकि एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेटअप ना हो, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 122 में लगने वाली जनरल पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन 74 को इन्वोक करना तो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक सेक्शन 73 और 74 के प्रावधानों का सवाल है, पेनल्टी के क्वांटम के लिए डिफरेंट प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। अगर सेक्शन 73 में पेनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए लेकिन शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले ही आईटीसी को रिवर्स कर दिया गया हो तो पेनल्टी नहीं लगेगी। वहीं अगर शो कॉज नोटिस इशू के बाद आपने आईटीसी को रिवर्स किया है तो पेनल्टी का मैक्सिमम अमाउंट 10% ऑफ टैक्स या एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों में मिलाकर 20,000 दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सेक्शन 74 के प्रोविजंस को देखते हैं तो हम पाएंगे कि इस सेक्शन में पेनल्टी प्रोसीडिंग्स फ्रॉड केसेस में इनिशिएट की जाती हैं, यानी जहां पर आईटीसी को फ्रॉडुलेंटली अवेल किया गया हो। ऐसे केसेस में पेनल्टी बिफोर एससीएन तो 15% है, आफ्टर एससीएन 25% और आफ्टर ऑर्डर 100% और विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर रिवर्स किए जाने पर 50% लगाई जाती है। मतलब साफ है कि अगर आपके केस में सेक्शन 74 इन्वोक कर दिया गया है तो आप पर मिनिमम 15% पेनल्टी इम्पोज की जाएगी जब तक आप पेनल्टी एससीएन इशू करने से पहले पे कर देते हैं या रिवर्स कर देते हैं। और अगर आप पेनल्टी का पेमेंट एससीएन के बाद ही करते हैं तो पेनल्टी 25% हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर शोकॉज के 30 दिन के विद इन आपने पेनल्टी पे नहीं की और ऑर्डर इशू हो गया है तो 100% पेनल्टी लग जाती है, अनलेस कि आप पेनल्टी का पेमेंट विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर कर दें। उस केस में पेनल्टी 50% रिड्यूस हो जाएगी।
लेकिन इश्यू ये है कि इस बारे में डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन 74 इन्वोक कर दिया जाता है, जिससे टैक्स पेयर और उनके कंसल्टेंट्स के लिए डिफिकल्टी अराइज हो जाती है। आप सेक्शन 74 में पेनल्टी इन्वोक करने को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो कि जेन्युइन ग्राउंड भी है, क्योंकि बोनाफाइड बिलीफ में आईटीसी अवेल करने पर, यूटिलाइज नहीं करने पर कोई फ्रॉड का केस तो नहीं बनता। लेकिन अब यहाँ पर रियल इश्यू तो ये अराइज होता है कि सेक्शन 74 में पेनल्टी अलग अलग स्टेज पर इंक्रीज होती जाती है। तो यदि आप डिपार्टमेंट के स्टैंड को अपील में चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि SCN इशू होने से पहले तो आपको पेनल्टी 15% जमा करानी होगी, लेकिन अगर आपने SCN इशू हो गया हो तो आपको पेनल्टी 25% तक इंक्रीज हो जाएगी। आप शोकॉज के रिस्पॉन्स में अपने आर्ग्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अगर उन आर्ग्यूमेंट्स को दरकिनार करके पेनल्टी प्रोसीडिंग्स पर स्टैंड रहता है और SCN इशू होने के 30 डेज के विदिन आप पेनल्टी जमा नहीं करवाते हैं और पेनल्टी इम्पोजिशन का ऑर्डर इशू हो जाता है, तो उस केस में पेनल्टी 100% तक एप्लीकेबल हो जाएगी, जो ऑर्डर इशू होने के 30 डेज के विदिन जमा करवाने पर 50% तक रिड्यूस होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन 74 के इन्वोकेशन को अपील में चैलेंज भी करना चाहें तो पहले आपको पेनल्टी का क्वांटम देखना होगा, जो कि प्रोसीडिंग्स की हर स्टेज पर इंक्रीज हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का आथी होटल के केस में दिया गया जजमेंट इंपॉर्टेंट है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ऐसे केसेस में जहां ट्रांस 1 भरकर वेट रिजीम की कैरी फॉरवर्ड आईटीसी ली गई हो लेकिन यूटिलाइज नहीं की गई हो और बाद में रिवर्स की गई हो, तो सेक्शन 74 इन्वोक करना गलत होगा। ऐसे केसेस में मैक्सिमम 20,000 तक की पेनल्टी सेक्शन 122 में लगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बोनाफाइड बिलीफ में आईटीसी अवेल की गई है और कोई गलत इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि आप सिर्फ फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं और वंस ऑर्डर इज इशूड इट विल बी 100% पेनल्टी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पेनल्टी सस्टेन करेगी या नहीं ये भी श्योर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरफ तो पेनल्टी का क्वांटम इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ हम इशू को अपील में ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके एंड रिजल्ट के बारे में श्योर नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, तो सेकेंड स्टेज पर अपील करनी पड़े तो आपके पास सिर्फ हाई कोर्ट का ही ऑप्शन है, और वो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही। तो मेरा मानना है कि इस बारे में क्लैरिफिकेशन आना चाहिए और डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि हर उस केस में जहां आईटीसी को रॉन्गली अवेल किया गया है वहां सेक्शन 74 को मैकेनिकली इन्वोक करने से बचना चाहिए। सेक्शन 73 और 74 में डिस्टिंग्विशिंग फीचर है फ्रॉड, और फ्रॉड केसेस में पेनल्टी का स्ट्रिंजेंट प्रोविजन स्टेज वाइज 74 में किया गया है। अगर आईटीसी बोनाफाइड बिलीफ में ली गई है और वो अनयूटिलाइज्ड ही है तो वैसे भी रेवेन्यू को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे केसेस में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के मद्देनजर डिसीजन लिया जाना चाहिए ताकि टैक्स पेयर को अननेसेसरी लिटिगेशन और डिफिकल्टी से बचाया जा सके। और जैसा मैंने पहले कहा कि इन केसेस में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट करके पेनल्टी तभी इन्वोक की जाए जहां पर आईटीसी को रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज दोनों किया गया हो। रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी पर आप मैक्सिमम सेक्शन 122 को पेनल्टी लगा सकते हैं, क्योंकि अनयूटिलाइज आईटीसी को केवल अवेल करना एक मेयर बुक एंट्री के समान है, जिससे रेवेन्यू पर कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं पड़ता। सेक्शन 74 वैसे भी केवल फ्रॉडलेंट आईटीसी के लिए बनाया गया है, जिससे जैसे फेक इनवॉइसेस के बेस पर। तो इस तरह मैंने आपसे आज डिस्कस किया कि एक इम्पॉर्टेंट इशू जो आईटीसी को रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज करने को लेकर है, इसमें इंटरेस्ट को तो समाप्त कर दिया गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, लेकिन पेनल्टी का प्रोविजन अभी भी मौजूद है। तो डिपार्टमेंट द्वारा कई बार इन केसेस को 74 में ड्रैग कर दिया जाता है और 74 की वर्डिंग और उसके प्रोविजंस के हिसाब से चूंकि पेनल्टी स्टेज वाइज इंक्रीज हो रही है, इसलिए आप अगर अपील में जाना भी चाहें तो कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ सकता है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको टैक्सेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एंड अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।